हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। क्या बात करने वाले हैं? बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। अब बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं? हम पढ़ रहे थे एड्रीनर्जिक सिस्टम। एड्रीनर्जिक सिस्टम एड्रीनर्जिक सिस्टम मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम। अब सिंपैथेटिक सिस्टम को जो भी ड्रग्स स्टिमुलेट करेंगे उन्हें क्या कहेंगे? एड्रीनर्जिक ड्रग्स। एड्रीनर्जिक ड्रग्स। और जो इसे इनहिबिट करेंगे इसे हम क्या कहेंगे? एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स। एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स। अब ये जो एड्रीनर्जिक सिस्टम होता है इसमें दो तरह के रिसेप्टर हमने पढ़े थे, अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर। तो जो अल्फा को ब्लॉक करेगा उसे क्या कहेंगे? अल्फा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर्स। और जो बीटा को ब्लॉक करेगा उसे क्या कहेंगे? बीटा ब्लॉकर्स। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। क्या बात करने वाले हैं? बीटा ब्लॉकर्स के बारे में इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। जो क्या होता है? एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स होते हैं या फिर क्या होते हैं? एंटी सिंपैथेटिक जो अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। अब बीटा ब्लॉकर्स के अगर क्लासिफिकेशन देखें तो तीन टाइप का होता है। फर्स्ट जनरेशन बीटा ब्लॉकर, सेकेंड जनरेशन बीटा ब्लॉकर और थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर। फर्स्ट जनरेशन मतलब होता है नॉन सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव मतलब बीटा ब्लॉकर दो टाइप के थे, बीटा 1 और बीटा 2। तो जो बीटा 1 और बीटा 2 में डिफ्रेंशिएट ना करे, दोनों को ब्लॉक करे, वो कैसे होंगे? फर्स्ट जनरेशन मतलब नॉन सिलेक्टिव होंगे, दोनों पे वर्क करेंगे। इसका एग्जांपल क्या है? प्रोप्रेनोलोल और टीमोलोल। ये है टीमोलोल, गलती से टोमोलोल लिखा हुआ है, ये है टीमोलोल। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन क्या होता है? बीटा 1 सिलेक्टिव। फर्स्ट वाले कौन से थे? नॉन सिलेक्टिव थे, जो बीटा 1 और बीटा 2 दोनों पे काम कर रहे थे। लेकिन जो सेकंड वाले हैं ये हैं बीटा 1 सिलेक्टिव, सिर्फ बीटा 1 को ब्लॉक करेंगे। इनका एग्जांपल क्या है? एटिनोलोल, मेटाप्रोलोल, इस्मोलोल और बिसोप्रोलोल। क्या होता है? एटिनोलोल, मेटाप्रोलोल, एस्मोलोल और बिसोप्रोलोल। ठीक है। इसके बाद आता है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन क्या होता है? बीटा ब्लॉक तो करते हैं, उसके साथ एक एडिशनल इफेक्ट भी शो करते हैं। एडिशनल इफेक्ट क्या होता है? वेसोडाइलेशन। क्या होता है? वेसोडाइलेशन। अब बीटा को ब्लॉक भी करेंगे और वेसोडाइलेशन भी करवाएंगे। ठीक है। इसके भी दो टाइप आते हैं। अब थर्ड जनरेशन के भी दो टाइप कौन कौन से? फर्स्ट और सेकंड के साथ था नॉन सिलेक्टिव और बीटा 1 सिलेक्टिव। तो थर्ड जनरेशन के भी दो टाइप ऐसे ही हैं, नॉन सिलेक्टिव और बीटा 1 सिलेक्टिव। अब नॉन सिलेक्टिव का हमें पता चल रहा है बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करेंगे। इसका एग्जाम्पल है लेविटालोल और कार्बेटिलोल। जबकि बीटा 1 सिलेक्टिव सिर्फ बीटा 1 को ब्लॉक करेगा और एडिशनल एक्टिविटी क्या दिखाएगा? वेसोडाइलेशन दिखाएगा। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है सेलिप्रोलोल। ठीक है। क्या है इसका एग्जाम्पल? सेलिप्रोलोल। ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है। इसके बाद अगर हम एक्शन की बात करें तो एक्शन क्या करवाएगा? डिप्रेस ऑल कार्डियक एक्टिविटी। क्यों? कार्डियक एक्टिविटी कब स्टिमुलेट होती है? सिंपैथेटिक सिस्टम में एक्टिवेट होती है। ठीक है, एड्रीनर्जिक सिस्टम से। तो ये बीटा ब्लॉकर है, सिंपैथेटिक के अगेंस्ट काम करेगा तो क्या करवा देगा? डिप्रेस करवा देगा कार्डियक एक्टिविटी को। ब्लड वेसल्स में क्या करवाता है? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है क्यों? क्योंकि अल्फा की जो एक्टिविटी होती है वो अपोज नहीं हो पाती, हम सिर्फ बीटा को ब्लॉक कर रहे हैं। अल्फा की वजह से अभी भी वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। आफ्टर सम टाइम बीपी कम हो जाता है, वेसो डायलेशन हो जाता है बीटा ब्लॉकर्स की वजह से। इसके बाद रेस्पिरेशन पे इसका क्या इफेक्ट होता है? रेस्पिरेशन में करवाता है ब्रोंकोस्पाज्म। ब्रोंकोस्पाज्म करवाता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखनी है कि अवॉइड कब करना है? सीओपीडी या अस्थमा में। सीओपीडी या अस्थमा में हम किसे अवॉइड करते हैं? बीटा ब्लॉकर्स को। क्यों? क्योंकि सीओपीडी या अस्थमा में हमें कौन से ड्रग देने होते हैं? हमें देने होते हैं ब्रोंकोडाइलेटर्स। ब्रोंकोडाइलेटर्स। ठीक है। और ये क्या करवा रहा है? बीटा ब्लॉकर क्या करवाते हैं? ब्रोंकोस्पाज्म करवाते हैं। ब्रोंकोस्पाज्म करवाते हैं, इसलिए हम इन्हें अवॉइड करते हैं अस्थमा या सीओपीडी के पेशेंट में। स्केलेटल मसल्स में इसका क्या इफेक्ट होगा? मसल वीकनेस कॉज करेगा और टायर्डनेस कॉज करेगा। और क्या करवाता है? लिवर में क्या करवाता है? इनहिबिट ग्लाइकोजिनोलिसिस। क्या करवाता है? इनहिबिट ग्लाइकोजिनोलिसिस। उससे क्या होता है? रिकवरी, हाइपोग्लाइसीमिया से जो रिकवरी होती है वो डिले हो जाती है। हाइपोग्लाइसीमिया से रिकवरी कैसी हो जाती है? डिले हो जाती है और वार्निंग साइंस मास्क हो जाते हैं। अब ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इनहिबिट करवाता है, रिकवरी डिले हो जाती है और वार्निंग साइंस को मास्क कर देता है। इसे हम एक डायग्राम से समझते हैं जो इंपॉर्टेंट ड्रग इंटरेक्शन में भी हमारे आता है। बीटा ब्लॉकर्स का सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग इंटरेक्शन यही होता है। मान के चलो हमारे पास एक पेशेंट है डायबिटीज मेलाइटस का। डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है, हम उससे कौन सा ड्रग देते हैं? इंसुलिन देंगे या फिर सल्फोनाइल यूरियस देंगे। क्या देंगे? इंसुलिन या सल्फोनाइल यूरियस के उसमें होगा वो ट्रीटमेंट पे। तो इससे क्या होगा? इससे इसकी ब्लड शुगर कम होगा, इससे होगा इसका ब्लड शुगर कम होगा। लेकिन मान के चलो ब्लड शुगर कम होने के साथ साथ बहुत ज्यादा कम हो जाए, कंटिन्यू हम वो ड्रग देते गए, इंसुलिन या सल्फोनाइल यूरियस हम देते गए, तो ब्लड शुगर बहुत ज्यादा कम हो गया, तो फिर क्या कंडीशन आ जाएगी? हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा।
अब हाइपोग्लाइसीमिया जैसी कंडीशन आने पे बॉडी क्या करती है, बॉडी करती है सिंपैथेटिक एक्टिविटी। क्या करती है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी शो करती है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी में क्या होगा, लीवर स्टिमुलेट हो जाएगा, मतलब ग्लाइकोजिनोलिसिस होगा, कार्डियक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, मसल्स स्टिमुलेट हो जाएंगी और ब्लड वेसल्स स्टिमुलेट हो जाएंगी। ठीक है, ये सब सिंपैथेटिक एक्शन हो गया। ये सब कहाँ होता है, नॉर्मल पर्सन में। नॉर्मल पर्सन में क्या होगा, डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट को हमने इंसुलिन दिया, शुगर बहुत ज़्यादा कम अगर हो गई तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा और सिंपैथेटिक एक्टिविटी हो जाएगी। उसमें क्या क्या होगा, लीवर स्टिमुलेट होगा, कार्डियक एक्टिविटी स्टिमुलेट होगी, स्केलेटल मसल्स स्टिमुलेट होंगी और ब्लड वेसल्स स्टिमुलेट होंगी। ठीक है, लेकिन अगर सेम पर्सन बीटा ब्लॉकर्स ट्रीटमेंट पे भी है, अगर सेम पर्सन बीटा ब्लॉकर पे भी है, तो बीटा ब्लॉकर क्या करता है, बीटा ब्लॉकर कैसे काम करता है, एंटी क्या करता है, एंटी एड्रीनर्जिक एक्शन शो करता है। एंटी एड्रीनर्जिक मतलब सिंपैथेटिक एक्टिविटी को रोकेगा। तो ये क्या करेगा, ये बीटा ब्लॉकर्स क्या करेंगे, लीवर में बीटा 2 जो रिसेप्टर होते हैं उन्हें ब्लॉक कर देंगे, हार्ट में बीटा 1 ब्लॉकर्स को ब्लॉक कर देंगे, स्केलेटल मसल्स में बीटा 2 ब्लॉकर्स को ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही ब्लड वेसल्स में बीटा 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे। तो जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी होने वाली थी, लीवर जो ग्लाइकोलिसिस करने वाला था, उसे क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। कार्डियक एक्टिविटी बढ़ने वाली थी, उसे इनहिबिट कर देगा। ऐसे स्केलेटल मसल्स को इनहिबिट कर देगा और वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देगा। ठीक है, इससे क्या होगा, नॉर्मल पर्सन में तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, हमें पता चल जाता है कि हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन हो गई, अब हमें इंसुलिन रोकना है या हाइपोग्लाइसीमिक को मेंटेन करना है। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया जो है उसे क्योर करना है। लेकिन अगर सेम पर्सन बीटा ब्लॉकर कर रहा है तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि उसे हाइपोग्लाइसीमिया कब हो गया। क्यों, क्योंकि शुगर तो कम होगी, हाइपोग्लाइसीमिया भी होगा, लेकिन ये जो सारे सिम्टम्स थे ये नजर नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, बीटा ब्लॉकर उस पेशेंट को दे रहे थे, वो इन सब जो भी सिम्टम्स थे इन्हें क्या कर देगा, मास्क कर देगा। इस चीज को क्या बोलते हैं, मास्किंग। क्या बोलते हैं, मास्किंग। जो हमने यहाँ पे शो किया था, मास्क द वार्निंग साइंस, क्या हमने यहाँ पे दिखाया था, मास्क द वार्निंग साइंस, ये हमने यहाँ पे दिखा हुआ था, मास्क द वार्निंग साइंस। तो क्या होगा, नॉर्मल पर्सन में जो हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स दिखते हैं वो सब नहीं दिखेंगे। क्यों, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स पे पेशेंट है। ये होता है इंपॉर्टेंट ड्रग इंटरेक्शन इसका। ठीक है, इसके बाद अगर हम एडवर्स इफेक्ट की बात करें, बीटा ब्लॉकर्स की एडवर्स इफेक्ट की, तो ये क्या करवाएगा, ब्रेडिकार्डिया करवाएगा। क्यों, क्योंकि सिंपैथेटिक एक्टिविटी को रोकेगा, कार्डियक एक्टिविटी कम हो जाएगी और ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। अनअपोज्ड अल्फा 1 एक्टिविटी से क्या हो सकता है, पेरीफेरल वास्कुलर डिजीज हो सकती है, पेरीफेरल वास्कुलर डिजीज हो सकती है। सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है, इसलिए इसे क्या करते हैं, हम अवॉइड करते हैं सीओपीडी एंड अस्थमा में, सीओपीडी और अस्थमा में हम इसे अवॉइड करते हैं। और क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है और हेलुसिनेशन हो सकता है। डिलेड हाइपोग्लाइसीमिया रिकवरी, जो हमने बताया था अभी, ये हाइपोग्लाइसीमिया की जो कंडीशन होती है इसकी रिकवरी डिले हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी को रोक देता है। इसके बाद मसल वीकनेस आ सकती है और विड्रॉल सिम्टम भी इसके हो सकते हैं, मतलब इसे छोड़ने के बाद ऐसा लत लग जाती है, ऐसा कुछ समझ लो। विड्रॉल सिम्टम होते हैं, छोड़ने के बाद एडवर्स इफेक्ट ये शो करता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम थेरापेटिक यूज़ की बात करें बीटा ब्लॉकर्स की, तो कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हाइपरटेंशन में यूज़ हो सकता है, सीसीएफ में यूज़ हो सकता है, अंजाइना में यूज़ हो सकता है, अरिथमिया में, ग्लूकोमा और माइग्रेन, इन सब डिजीज में हम थेरापेटिक यूज़ कर सकते हैं किसका, बीटा ब्लॉकर्स का। अगर 2 इंपॉर्टेंट बीटा ब्लॉकर्स की अगर हम बात करें, जिनके बारे में 1-2 लाइन एग्जामिनर इधर उधर से पूछ लेता है, तो वो कौन कौन से, लेविटालोल और कार्वेडिलोल। लेविटालोल और कार्वेडिलोल, लेविटालोल क्या करता है, बीटा 1 और बीटा 2 को ब्लॉक करता है, इसके अलावा अल्फा 1 को भी ब्लॉक करता है। और क्या होता है, पार्शियल बीटा 2 एगोनिस्ट भी होता है। क्या क्या करता है लेविटालोल, बीटा 1 को ब्लॉक करेगा, बीटा 2 को ब्लॉक करेगा। इसका मतलब ये कैसा है, नॉन सेलेक्टिव है। अल्फा 1 को भी ब्लॉक करता है, अल्फा ब्लॉकर भी है। और क्या करता है, बीटा 2 का अगोनिस्ट भी है, पार्शियल बीटा 2 का अगोनिस्ट भी है। अब ये पार्शियल अगोनिस्ट क्या होता है, ये हमने जनरल फार्माकोलॉजी में देखा है, फिर भी यहाँ पे हमें समझा देता है। पार्शियल बीटा 2 अगोनिस्ट मतलब नॉर्मली बीटा 2 जितना एक्शन करवा रहा था उससे थोड़ा कम एक्शन करवाएगा। ये बीटा 2 कंप्लीटली ब्लॉक नहीं करेगा, उसके एक्शन को रिड्यूस कर देगा, इसलिए क्या बोलते हैं, पार्शियल बीटा 2 एगोनिस्ट। ठीक है, लेविटालोल का क्या याद रखना है हमें, इसका एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, तो हम इसे ओरली अवॉइड करते हैं। और इसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, इसकी बहुत कम होती है। और हाइपरटेंशन में इसे हम यूज़ कर सकते हैं, प्रेगनेंसी में सेफ होता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा बीटा ब्लॉकर प्रेगनेंसी में सेफ होता है, तो और कौन सा आंसर आएगा इसका, लेविटालोल। क्या आंसर आएगा इसका, लेविटालोल। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है, हाइपोटेंशन। अगर हम हाइपरटेंशन में हम इसे यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये क्या करवाता है, बीपी को कम करवाता है। अगर इसने बहुत ज़्यादा कम करवा दिया तो क्या हो जाएगा, एडवर्स इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, हाइपोटेंशन। ठीक है, अगर हम बात करें कार्वेडिलोल की, तो कार्वेडिलोल भी क्या करता है, बीटा 1 भी ब्लॉक करता है, बीटा 2 भी ब्लॉक करता है, मतलब ये भी कैसा है, नॉन
नॉन सेलेक्टिव है, लेकिन ये अल्फा 1 को भी ब्लॉक कर रहा है। इसके अलावा इसका एडिशनल इफेक्ट क्या हो सकता है, एंटीऑक्सीडेंट हो सकता है और एंटी प्रोलिफरेटिव हो सकता है। क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी प्रोलिफरेटिव, ये इसके एडिशनल इफेक्ट है। एडिशनल इफेक्ट। इसके बाद इसका इफेक्ट कैसा होता है, कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट इसका होता है। क्यों, क्योंकि ये कैसा है, एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी प्रोलिफरेटिव है, तो कैसा इफेक्ट होगा इसका, कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट होगा। इसके बाद इसका यूज क्या हो सकता है, CHF में हम इसे यूज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा बीटा ब्लॉकर और यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो हम बात करने वाले हैं वो आने वाला है CNS या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक।